देखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, जीके के भी मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लास्ट तक सभी क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मृगेंद्रनाथ की गुफा किस स्थान पर अवस्थित है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत अगर हम देखें तो आपकी स्थित है मृगेंद्रनाथ की गुफा। तो आप सभी को यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन, आपके एमपी जीके का क्वेश्चन आपके बन गया कि मृगेंद्रनाथ की गुफा कहाँ स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, रायसेन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य, मैं थोड़ा सा और भी जूम कर लेता हूँ कि आप सभी विदाउट आंसर देखे कर पाएंगे तो सही रहेगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है कि देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है ना, वो आपके अगर हम बात करें तो आगर मालवा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आगर मालवा में स्थित है आपका मध्य प्रदेश, सॉरी देश का मध्य प्रदेश तो है, ये देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है आपका जो आगर मालवा में स्थित है आपके। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों, आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जीयूआई का फुल फॉर्म होता है। आपसे दोस्तों जीयूआई का फुल फॉर्म पूछा गया है अभी पटवारी के एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि जीयूआई जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटी छोटी तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या कहलाती हैं दोस्तों? फिगर कहलाती हैं, आइकन कहलाती हैं, फाइल कहलाती है, फोल्डर कहलाती है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जो अगर हम बात करें यहाँ पे जीयूआई में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए जो छोटी छोटी तस्वीर होती है ना दोस्तों, वो आइकॉन कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? आइकॉन कहलाती हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने है कि एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल स्पूफिंग कहलाएगा, ईमेल स्पैपिंग कहलाएगा, या ईमेल बॉम्बिंग कहलाएगा? दोस्तों, आपको पता है ना, जब एक निश्चित एड्रेस पर जब हम किसी एक यूजर द्वारा बार बार जब हम एक ईमेल संदेश को भेजेंगे तो यह प्रोसेस कहलाती है ईमेल स्पैमिंग। क्या कहलाती है दोस्तों? ईमेल स्पैमिंग कहलाती है दोस्तों ये प्रोसेस। तो आप सभी को याद रखना है, वी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक ही एड्रेस पर हम बार बार एक ही ईमेल संदेश को बार बार भेजेंगे तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो स्पैमिंग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारत की किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। आपके क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बनते हैं कि भारत की किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा कि ये नदी है आपकी कावेरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी नदी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें भारत से, यानी कि आपके इंडिया जीके से आपके क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दो है आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन एक बन जाता है आपके पटवारी के एग्जाम में। और दोस्तों, ये सिर्फ पटवारी के लिए नहीं, अभी आने वाला एग्जाम जैसे कि आपका एमपी फॉरेस्ट का है, जेल प्रहरी का है, वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये नाम है पटवारी का, पर है सभी के काम के लिए। ठीक है, आपका एमपीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, वहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जीके के ऐसे क्वेश्चन हैं ये आपके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें संविधान निर्माण से संबंधित प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपके दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो सेकेंड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा जब बतौर विधायिका कार्य करती थी तब संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? जब बतौर विधायिका कार्य करती थी संविधान सभा, तो जो संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती थी वो जेबी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती दोस्तों? जेबी मावलंकर के द्वारा की जाती थी आपके। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि पंचायतों की जो करारोपण की शक्ति है, पंचायतों की जो करारोपण की शक्ति है वो किस आर्टिकल में वर्णित है? 243A में, 243AH में, 243G में, 243O में। करारोपण की शक्ति जो है दोस्तों किस आर्टिकल में वर्णित है? अगर आपसे फिर पूछा जाए तो आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं कि 243AH में अगर हम देखें तो आपकी करारोपण, पंचायतों की करारोपण की शक्ति जो है आपके वर्णित देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कंप्यूटर से कि MS वर्ड में प्रिंट से पहले
डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट से पहले आपको प्रिंट करने का तो शॉर्टकट की पता है, क्या होता है? Ctrl+P। ठीक है, प्रिंट के लिए Ctrl+P। पर प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना है कि किस तरह से ये प्रिंट होगा, तो उसको देखने के लिए आपसे पूछा गया है कि क्या हो जाएगा शॉर्टकट की। तो दोस्तों प्रिंट से पहले देखने के लिए Ctrl+F2 होता है। प्रिंट से पहले अगर देखना है तो दोस्तों Ctrl+F2 होता है। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए तो Ctrl+P होता है। ठीक है, F7 जो होता है दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए होता है। Ctrl+Z किसके लिए होता है दोस्तों आप सभी को याद रखना है? Ctrl+Z होता है दोस्तों अंडू के लिए। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। शानदार क्वेश्चन कंप्यूटर का। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए दिया गया फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है? अब वर्ड डॉक्यूमेंट का पूछा गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम पूछा गया है www.wrd.doc.txt.ppt। दोस्तों आपको पता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का पीपीटी तो होगा नहीं, क्योंकि पीपीटी तो आपके बात करें तो पावर पॉइंट का होता है। .doc हो जाएगा, डॉक्यूमेंट की बात की गई है तो .doc हो जाएगा दोस्तों डॉक्यूमेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि वह डेटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित यानी कि अल्टर एंड जो कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया गया वह कहलाती है क्या? रॉ फाइल कहलाती है, न्यू फाइल कहलाती है, फाइल टाइम कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है। दोस्तों वह डेटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित, कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया गया है वह कहलाती है दोस्तों रॉ फाइल। क्या कहलाती है? रॉ फाइल कहलाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। वह डेटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित, कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया गया है वह कहलाती है रॉ फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से है कि इंटरनेट पर भेजे गए डेटा पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसे पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अगर हम बात करें कि इंटरनेट पर भेजे गए जो डेटा पैकेट्स हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो उनका एक आपका एक मंजिल कह सकते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले ही उसे पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना क्या कहलाता है? पैच कहलाता है, स्क्वेयरवेयर कहलाता है, पैकेट स्निफिंग कहलाता है, या ट्रोजन हॉर्स कहलाता है? दोस्तों ट्रोजन हॉर्स तो होगा नहीं। ठीक है, पैकेट स्निपिंग इसे बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पैकेट स्निफिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ऑल टू ऑल सभी मॉडरेट पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो बात करें तो क्वेश्चन आपको 25 में 25 देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है अभी पटवारी के एग्जाम में। और जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप थोड़ा सा मॉडरेट आपके पूछे जा रहे हैं, जो आपने पढ़ा नहीं है एक तरह से। जैसे लैंग्वेज का एक तरह से कोडिंग का नहीं पढ़ा आपने, C++ का हो गया। ठीक है, जो लैंग्वेज आती है ना उनका कोडिंग जावा का हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है आपने जो पढ़े हैं वो हैं। ठीक है, तो आप उनको गलत मत करिए। बाकी जो नहीं बन रहे हैं, जो आपने पढ़ा नहीं है कोडिंग वगैरह, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। उनके लिए भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से हेल्प आपको मिल जाएगी कुछ। ठीक है वो चीज़ें इजी बट आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसीलिए गलत हो रही। चल नेक्स्ट है, हैवर्शियन नलिकाएं जो है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित होती हैं? दोस्तों साइंस का आ गया पार्ट। हैवर्शियन नलिकाएं जो होती हैं मानव शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? मैमेलियन अस्थि, उपकला ऊतक, क्रोडियम से, या मास्ट कोशिकाओं से? दोस्तों ये मानव शरीर की अगर हम बात करें मैमेलियन अस्थि से संबंधित होती हैं। जो हैवर्शियन नलिकाएं होती हैं ये किससे संबंधित होती हैं? मैमेलियन अस्थि से संबंधित होती हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट में करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि एक चालक तार का प्रतिरोध किन पर, एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को बताना है कि इन पर निर्भर करता है। तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र तथा तार के पदार्थ पर, या तार की लंबाई एवं तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर किंतु तार के पदार्थ पर नहीं, केवल तार पर या केवल तार की लंबाई पर? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है केवल तार के पदार्थ पर, यानी तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल नहीं, यानी केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। दोस्तों किस पर निर्भर करता है? केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट हिंदी से आपका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, कि गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है कवितावली किस भाषा की रचना है?
तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जाए कि कवितावली किसकी रचना है। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि तुलसीदास की रचना है। अब ये किस भाषा की रचना है अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ये ब्रज भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है कवितावली। ठीक है, किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। दोनों क्वेश्चन आप सभी यहाँ से ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दीवार बहुत ऊंची है। दीवार बहुत, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा गया ना वो देखिएगा। जैसे दीवार बहुत ऊंची है, दीवार बहुत ऊंची है, दीवाल बहुत ऊंची है, दीवाल बहुत ऊंची है। तो ये ऑप्शंस को देख के आप सभी करेंगे तो आप सभी कर पाएंगे कि दीवार बहुत ऊंची है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीवार बहुत ऊंची है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, पंचामृत में कौन सा समास हो जाएगा? पंचामृत, पंचामृत में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? आप सभी को पता है दोस्तों कि जहां पे भी प्रथम पद संख्यावाची दिखे, जहां पे भी प्रथम पद संख्यावाची दिखे, सीधे आपको आंसर करना है द्विगु समास। जैसे और भी उदाहरण हम देखें कि आपके कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे कि हो गया चौराहा, ठीक है, चार राहों का समूह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको दिखे कि जहां पे भी प्रथम पद संख्या बोध कराए, संख्यावाची हो, वहां पे सीधे आपको आंसर करना है द्विगु समास आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, निह धन कलंक का संधि विच्छेद शब्द कौन सा हो जाएगा? और इसमें कौन सी संधि होगी आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि निह धन कलंक का संधि शब्द कौन सा हो जाएगा और इसमें संधि कौन सी होगी, आप सभी कमेंट करके, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप सभी से मैंने पूछा है आज के इस वीडियो में। निधन कलंक अगर हम देखें दोस्तों, निष्कलंक हो जाएगा। निधन कलंक आपके दोस्तों क्या हो जाएगा? निष्कलंक हो जाएगा। इसका संधि शब्द कौन सा है? तो निष्कलंक हो जाएगा। और कौन सी संधि है? बहुत ही आसान सा है, आप सभी से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों जुगुप्सा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? किस रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा? दोस्तों याद रखिएगा, जुगुप्सा जो है ना बीभत्स का स्थायी भाव है। किसका है? आपके बीभत्स रस का अगर हम देखें तो स्थायी भाव है दोस्तों जुगुप्सा। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभ्यागत, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अभिधन आगत। अभिधन आगत क्या हो जाएगा? अभ्यागत। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें एक बार कमेंट कीजिएगा। अभ्यागत में कौन सी संधि हो जाएगी? अभिधन आगत कौन सी संधि हो जाएगी? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कौन सी संधि हो जाएगी अभ्यागत में। चलिए नेक्स्ट हम मैथ से क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी जो 19% की हानि जो है 17% लाभ में बदल जाती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? ये आपसे पूछा गया है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में यदि 162 रुपए की वृद्धि की जाती है बिक्री मूल्य में, ठीक है, तो उसके लाभ, उसकी जो 19% की जो हानि है वो 17% लाभ में बदल जाती है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? और इसके लिए जो आप सभी याद रखिएगा, इसके लिए क्या एक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कह सकते हैं आपके लिए, कि जब लागत मूल्य पूछा जाए तो जो बिक्री मूल्यों में वृद्धि हुई है, बिक्री मूल्यों में वृद्धि हुई है, कितनी की वृद्धि हुई है? तो आपके देखें तो 162 रुपए की वृद्धि हुई है। तो आप सभी को क्या करना है, इसमें 162 रुपए ऊपर कर देना है। ठीक है, और ये इंटू आपके 100 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हानि कितने परसेंट की है? तो हानि 19% की है। ठीक है, और प्लस अगर हम देखें तो लाभ कितने परसेंट का है? तो लाभ 17% का है। अब इसे आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, तो इसे आप देखेंगे कि जब सॉल्व करेंगे तो आपका 160/100 तो रहेगा ही, ये दोनों 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए। जैसे कि 4 से अगर हम देखें तो 25 हो जाएगा, 4 से आपका 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर आपके देखें तो ये कितने बार चला जाएगा? 9 का 1 टाइम्स जाएगा, तो 9 एंड आपके 7 आ जाएगा और 8 टाइम्स चला जाएगा, ये आपका कट गया। अब 28 × 25 कर दीजिए, 450 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम से आप सभी ठोक के आइएगा आंसर। ठीक है, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, बहुत ही आसान से पूछे जा रहे हैं, बस उनकी जो लैंग्वेज आप सभी समझ पाएँ और थोड़ा सा कैलकुलेटिंग पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेटिंग करने यानी कि आप उस टाइम पे, क्योंकि पेपर के टाइम पे आप सभी जानते हैं कि इतना जो बनती चीज़ें आपको क्या होती है कि माइंड पे उतने टाइम पे नहीं आ पाती हैं जब तक आप सही से करेंगे नहीं। तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
तो इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1+1/10 2+10 का स्क्वायर, तो इसमें आप कॉमन ले लेंगे तो 1+10 1/10 1+10 स्क्वायर अंदर आ जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि 10 का ये 1 टाइम जाएगा और तो 11/10 आ जाएगा, और ये 2/10 का स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, और ये 1+1/10 का 0.1 हो जाएगा, 1/10 को स्क्वायर ओपन करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 11/10 है तो 1.1 और 2/100 और ये 1 प्लस 1.1111 ये सभी प्लस कर देंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे 1.1 तो है ही, और इसका आप अंदर देखेंगे, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.222 मैक्सिमम टाइम्स आपके आ जाएगा, और डिवाइड में 100, और ये 1.12, और ये 12 जो है बार बार आपके रिपीट है तो इसमें आपका बार का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप सभी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है आपकी, ये आपको बताना है। अब इसमें इसके लिए आपको दो आपके मेथड रहते हैं आप जिससे कर सकते हैं, या तो इनको डिवाइड कीजिए, 11 में से 13 कितने पॉइंट में आ रहा है, जिसका पॉइंट ज़्यादा है वो सबसे बड़ी होगी, जिसका कम है वो सबसे छोटी होगी। और एक होता है इनके नंबर्स को आपके, जैसे कि 11/13 है, इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर इसी तरह से 9/10 है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। फिर इसी तरह से 3/4 में 1 का डिफरेंस है। फिर इसी तरह से 5/7 में 2 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस देख के और इसे इक्वल करके भी आप कर सकते हैं। तो दो तरह से आप यहाँ पे इस ऑप्शन को क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/7, क्योंकि सबसे छोटी पूछी गई है संख्या, सबसे छोटी संख्या जो है पूछी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से दोस्तों बन सकता है, इस क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे हम अभी देखेंगे। कोई धनराशि है एबीसी में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई, बी का भाग दिया गया आपको 1500 रुपए, तो ए और सी के भागों में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1200 रुपए है, दूसरा ऑप्शन 1400 रुपए है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि बी का हिस्सा दिया गया है। अब बी का हिस्सा दिया गया है आपको, बी का हिस्सा कितना दिया गया, 1500 रुपए दिया गया है। ठीक है, बी का हिस्सा 1500 रुपए दिया गया है। और दोस्तों आप सभी को रेशियो क्या दिए गए, तो रेशियो दिए गए 357 रेशियो दिए गए हैं, यानी ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 5, सी का रेशियो 7। अब ये जो आपके बात करें रुपए में कितना दिया गया, तो 5 का, बी का हिस्सा रेशियो में 5 है, रुपए में 1500 है, तो एक का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब सी और ए में अंतर देख लीजिए, ए और सी में रेशियो में कितना अंतर है, 4 का अंतर है, रेशियो में 4 का अंतर है। एक का 300 रुपये आ गया, 4 का 300 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1200 रुपये आपके आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है दोस्तों, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दी गई है 1:4:4। इनके कुल मूल्य रुपए दिए गए हैं 200 रुपये, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 1 रुपये के सिक्के अगर आपसे पूछा जाए तो आपके कितने हैं, 1 है, तो वो रुपए में कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे के यदि 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपये होता है, यदि 4 सिक्के हो जाएंगे तो 2 रुपये हो जाएगा। इन्हें आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं यानी कि 1 रुपये हो जाएगा। तीनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 रुपये आपके पास हो गए। अब 4x आ गए, अब टोटल कितने रुपए हैं आपके पास, 200 रुपये हैं दोस्तों। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 50 आ जाएगा, यानी कि आपके x बराबर 50 आ गया। अब आपको निकालना है किसका है, 25 पैसे का निकालना है, और 25 पैसे के आपके जो सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 है, तो आप 4x × 50 कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया 200, आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और आई होप आप सभी को मैंने समझा भी दिया होगा सही से। ठीक है, चलिए ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों, आप सभी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि 6084 जैसे कि 78 का स्क्वायर है, इसी तरह से रूट में 6084 0.6084 0.006084 एंड 0.00006084 है, तो इसका मान निकालना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है सभी का कि यहाँ पे आपको पता है कि 6084 अगर आप इसे 78 का ये स्क्वायर है तो 7.8 हो जाएगा। ये 78 का ही स्क्वायर है बट 0.78 हो जाएगा। ये भी 78 के स्क्वायर है बट 0 के अकॉर्डिंग जो आप इसे रूट से बाहर लाएंगे तो 0.078 हो जाएगा। और ये
भी अगर हम देखें तो 0.0078 हो जाएगा। सभी को प्लस कर दीजिएगा, 8.6658 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को? इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 0.00032 0.6 का मान ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, आप सभी को सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया है कि 0.00032 0.6 है, तो इसे आप करेंगे 32 डिवाइड जितने भी नीचे जितने पॉइंट पे जीरो लगा हुआ, जितने नंबर्स पे पॉइंट लगा हुआ है उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने जीरो आ गए आपके? 5 टाइम्स जीरो आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे पावर कितनी है? 0.6 की पावर है। अब आप देखेंगे कि इसे आप जब 32 को अगर आप 2 की पावर कितनी कर दें, 2/10 और पावर 5 है, तो ये आपका कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, आपका सेम नंबर है। 32 को चाहे तो आप 10 यानी कि आपके 10 और 4 टाइम्स 0 लिख दें, या इसका स्क्वायर करके इतना लिख दें। ठीक है, अब इसे आप देखेंगे कि 2/10 का ये 0.6 है। अब इसे जब ऊपर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 0.6, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 0.2 ये 2/10 है, तो इसमें डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा तो 0.008 आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे साइंस से है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? ये किसका सामान्य नाम है दोस्तों? आप सभी से पूछा जाए, साइंस में क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट का किसका सामान्य नाम है दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट का। अब जैसे एक ऑप्शन आपको सोडियम नाइट्राइट भी मिला है, पर आपको ध्यान रखना है सोडियम नाइट्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, पोटाश एलम या एल्युमिनियम सल्फेट? दोस्तों रक्तस्राव को रोकने के लिए जो आमतौर पर एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है आपके पोटाश एलम। कौन सा होता है दोस्तों? पोटाश एलम का किया जाता है, KOH। ठीक है, पोटाश एलम अगर हम देखें तो आपके इसका जो प्रयोग है आपके किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों। शानदार क्वेश्चन अगर हम देखें साइंस का आप सभी के सामने है कि गहरे समुद्र के जो गोताखोरों की जो ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम गैस नाइट्रोजन के स्थान पर मिलाई जाती है, ऐसा क्यों होता है? हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है? ये नाइट्रोजन से कम जहरीली है, नाइट्रोजन से हल्की होती है, ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, या उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है? दोस्तों देखिए, इस गहरे समुद्र के गोताखोरों की जो ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम गैस इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, इसीलिए अगर हम देखें तो ये मिलाई जाती है। तो डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की यानी किडनी की जो भीतरी अवतल सतह है इसे क्या कहा जाता है? हाइलम, कॉर्टेक्स, हेनले लूप या परिटोनियम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वृक्क की भीतरी अवतल सतह को क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हाइलम कहा जाता है। जो किडनी की भीतरी अवतल सतह होती है इसे हाइलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। पटाउ सिंड्रोम नामक जो बीमारी कौन से गुणसूत्रों की जोड़ी में अनियमितता के कारण होता है? आपके पटाउ सिंड्रोम नामक बीमारी, दोस्तों पटाउ सिंड्रोम नामक बीमारी में जो क्या होता है ना आपके दोस्तों, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो गुणसूत्र होते हैं ना, उनमें आपके देखिए कि कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, या तो कम हो जाते हैं या तो ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है ये अब हम देखेंगे। जैसे 13वीं जोड़ी, ठीक है, 13वीं जोड़ी अगर हम देखें यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों में अनियमितता आ जाती है, तो फिर वो आपके कौन से डिसीज हो जाती है? वो आपके पटाउ सिंड्रोम डिसीज हो जाती है। तो 13वीं जोड़ी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं आगे इंग्लिश के क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट से है, आसान सा क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको कराया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? HS पर्सन, डाइमर, FW टेलर, हेनरी फ्योल। दोस्तों याद रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो आपको याद रखना है FW टेलर। कौन है दोस्तों? FW टेलर है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। याद रखिएगा दोस्तों, FW टेलर है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें करा चुकी है, क्लास मैंने जो कराई है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं एग्जाम टाइम से। दोस्तों TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कहाँ पे दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है TQM का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
ये आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। स्वॉट अप्रोच किसी संगठन के किन तत्वों का आकलन होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्टडीज, वर्क फ्लॉज, अपॉर्चुनिटीज, ट्रायल्स, स्पीड, वांट्स, ऑर्डर, टाइमिंग या सिंग, वरीज, ऑब्जेक्टिव, टेक्निक। आप सभी को पता है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज, टी मीन्स थ्रेट्स। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट जो शब्द है SWOT, इसमें डब्ल्यू का मीन्स क्या होगा, ओ का मीन्स क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूनतम लागत के साथ कार्य करना, प्रबंधन से संबंधित शब्द का नाम बताइए। जब न्यूनतम लागत के साथ कार्य करना, दक्षता, प्रभावशीलता या दोनों या नियोजन। दोस्तों न्यूनतम लागत के साथ यदि कोई कार्य कर रहा है ना, तो अगर हम बात करें जो शब्द हो जाएगा दक्षता, यानी कि लागत कम है पर अगर कार्य देखें तो अच्छा हो रहा है, तो वो दक्षता आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नियोजन को परिसीमित करता है? प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नियोजन को परिसीमित करता है? लागत की प्रभावशीलता, धीमी गति से परिवर्तन, परिवर्तन का प्रतिरोध या दक्षता। तो प्रबंधन के अंतर्गत अगर हम देखें निम्नलिखित में से क्या नियोजन को परिसीमित करता है, तो परिवर्तन का प्रतिरोध। क्या करता है? परिवर्तन का प्रतिरोध, जो कि अगर हम देखें तो नियोजन को परिसीमित करता है। तो सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा मैं स्पीड के साथ करवा रहा हूँ जिससे कि कम टाइम में हो जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लग जाता है अगर एक्सप्लेन किया जाए, चीज़ों को बताया जाए, सही से समझाया जाए। ठीक है, देखिए, प्रोत्साहन की विधियों में से किसमें कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, जिसकी सामान्य रूप से में स्थानीय लाभ के 1% के रूप में गणना होती है? कैसा प्रोत्साहन होता है? गैर मौद्रिक लाभ सहभाजन, वार्षिक पारितोषिक या कर सहभाजन। दोस्तों ये जो होता है ना आपके दोस्तों, ये लाभ सहभाजन होता है। ठीक है, लाभ सहभाजन होता है दोस्तों, अगर हम देखें तो ये आपका वी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, लाभ सहभाजन। आप सभी के सामने दोस्तों क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, आप एक नंबर आप मान के चलिए, स्पेल्ट वर्ड से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है फाइनेंशियली की स्पेलिंग क्या होती है? फाइनेंशियली तो होगी नहीं, गलत हो जाएगा, फाइनेंशियली। ठीक है, तो अगर हम देखें डी ऑप्शन में देखें तो FINENCIALL है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंस की क्या होती है। अगर आपको फाइनेंस की पता है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अब देखेंगे आप इसमें कि आपको ए और आपको ऑप्शंस को इलिमिनेट करके चलना है, तब आप टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन करेक्ट होगा। 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए कि ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब फाइनेंस की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? FINANCE, ये आपके फाइनेंस की स्पेलिंग होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ लास्ट में आपको इतना चीज़ें इसमें दोनों में सेम मिल रहा है, FINANC, और इसके बाद जो चेंज हो रहा है IALL। आपने पढ़ा होगा जब लास्ट में जो ये वर्ड आया है ना IALL, हमेशा जो ऐसी मीनिंग बनती हैं वो आपके सिंगल एल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम देखें जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सिनोनियम्स बताना है। पिटफॉल का सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? पिटफॉल, PITFALL। ठीक है, इसका आपको सिनोनियम्स बताना है, यानी कि आपको कि इसका क्या हो जाएगा। वर्ड दिया गया PITFALL, पिटफॉल। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पिटफॉल का, आपके मीनिंग आपको पता है कि इसका मीनिंग होता है एक तरह से क्या होता है दोस्तों, खतरा होता है, खतरा या जोखिम लेना। ठीक है, खतरा या जोखिम लेना अगर हम देखें पिटफॉल का मतलब होता है। अब इसमें से ये आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए जो ऑप्शन आपको दिए गए। जैसे आपको रिफ्यूज की अगर हम बात करें, रिफ्यूज जो होता है ना, एक तरह से सेना का पीछे हटना होता है। अब इसमें आपको समानार्थी बताना है। अब आपको रिफ्यूज का अर्थ होता है सेना का पीछे हटना। अब कोई खतरे से पीछे हटेगा तो वो एक तरह से समान तो होगा नहीं। हेवन का अगर हम देखें तो एक आश्रय स्थल होता है, विश्राम होता है। ठीक है, इसी तरह से हैजार्ड जो होता है ना दोस्तों, हैजार्ड का मतलब भी खतरा या जोखिम होता है। तो ये एक समानार्थी शब्द हो गया। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिटफॉल का अर्थ होता है यानी कि खतरा या जोखिम होता है, और हैजार्ड का भी होता है खतरा या जोखिम। ठीक है, रिफ्यूज का भी अगर हम देखें तो एक इनकार करना होता है। ठीक है, मना करना किसी चीज़ के लिए, सॉरी रिट्रीट का।
रिट्रीट का क्या होता है आपकी, अगर हम बात करें तो एक तरह से मना करना होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, पैसिव वॉइस से आप सभी के क्वेश्चन हैं और आप सभी को पता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको दिया क्या गया है, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 6 PM। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है कि पैसिव टू एक्टिव करना है, एक्टिव टू पैसिव करना है। आपको देखना है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव करना है। आपने पढ़ा है कि अगर विल हैव लगा हुआ है तो उसके बाद क्या आएगा, सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए कि विल हैव के बाद आपको पता है कि वीन आना चाहिए, और वीन आना चाहिए। पर कौन कौन से सेंटेंस में वीन दिया गया है ऑप्शन देख लीजिए। तो फर्स्ट में नहीं दिया गया है तो गलत हो जाएगा, सेकेंड में दिया गया है एक बार मान सकते हैं हो सकता है, थर्ड में विल भी दिया गया है गलत हो जाएगा, फोर्थ में अगर हम देखें तो विल फिनिश्ड दिया गया ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बिफोर 6 PM, ठीक है। तो आप सभी इस तरह से फास्टली आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ग्रामर से दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। राम मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ कार। अब इट सेल्फ होगा, हिम सेल्फ होगा, वन सेल्फ होगा या हर सेल्फ होगा। तो राम मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ कार, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ व्हेन ही वाज 16, हिमसेल्फ व्हेन ही वाज 16। हर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम देखें सी के लिए या किसी फीमेल के लिए हर का यूज होता है। इट सेल्फ भी नहीं होगा, वन सेल्फ भी नहीं होगा, बट अगर हम देखें हिमसेल्फ, राम मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ कार हिमसेल्फ व्हेन ही वाज 16, ठीक है। तो आपका देखें तो वी ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के 42 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। कैसे लगे आप सभी क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से अगर आप सभी को वीडियो और भी चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है दोस्तों हिंदी का आने वाला है, जिसमें भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।